नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडी नॉवल बॉय पर। जैसे आप सभी ने हमारी पिछली कहानियों रीबोर्न एम्परर को इतना प्यार दिया, वैसे ही उम्मीद है कि आप इस नई कहानी को भी अपना प्यार देंगे। आज हम लेकर आए हैं एक नई, रोमांचक और शक्ति से भरी कहानी, कैप्सूल एक्स विराज का बदलाव। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कमजोर था, डरपोक था, लेकिन एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। ध्यान रहे, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कैप्सूल एक्स विराज का बदला। विराज के शब्दों के प्रति वियांश बेपरवाह था। वाइस डीन संस्थान किसी विशेष काम के लिए एकांतवास में गए थे और जाने से पहले उनका सख्त आदेश था कि कोई भी उनके एकांतवास को भंग करने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति में वियांश को लग रहा था कि अगर उसने जाकर वाइस डीन के एकांतवास को भंग किया तो इसकी कड़ी सजा उसे मिलेगी, जो कि वह कतई नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब से वियांश ने विराज के पास स्वर्गीय चाल तकनीक देखी थी, तभी से उत्सुकता के बादलों ने उसके ऊपर डेरा डाल लिया था और वह वाइस डीन और विराज के आपसी संबंधों को जानने के लिए उत्सुक हो उठा था। स्वर्गीय चाल तकनीक गुप्त तकनीक, सोने के कपिल पंख, भागने की चाल का सरल रूप तकनीक थी। इसलिए यदि विराज स्वर्गीय चाल गुप्त तकनीक का ज्ञाता था तो इसका सीधा सा मतलब था कि उसका और सोने के पंख कपिलाचार्य का आपस में गहरा रिश्ता था। वियांश को एक डर ये भी सता रहा था कि अगर सच में विराज का उनसे गहरा रिश्ता था और वियांश विराज के होने की सूचना कपिलाचार्य को नहीं देता है और भविष्य में कपिलाचार्य को विराज के यहाँ होने के बारे में पता चला, तो हो सकता है कि उसे कपिलाचार्य के क्रोध का शिकार होना पड़े। विराज वियांश के चेहरे के लगातार बदलते भावों को देख रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वियांश के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने वियांश की ओर देखकर कहा, मित्र वियांश, आप उन्हें मेरे यहाँ होने की सूचना दे दे। अगर इस सूचना से ज्येष्ठ कपिलाचार्य क्रोधित होकर कोई दंड देना चाहेंगे तो मैं उस दंड का सारा भार मैं अपने ऊपर ले लूंगा। मित्र वियांश पर उसका अंश तक भी नहीं पड़ने दूंगा। विराज को पक्का यकीन था कि उसका नाम सुनकर कपिलाचार्य तुरंत उससे मिलने के लिए हामी भर देंगे। विराज की बात पर वियांश ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर वह क्रोधित हुए और उस क्रोध में आकर कोई सजा देने लगे तो उस सजा के हकदार तुम होंगे, मैं नहीं। विराज ने सिर हिलाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, मित्र वियांश, आप निश्चित रहे। ज्येष्ठ को तकलीफ देने की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये सुनकर वियांश ने कुछ नहीं कहा और वह वापस से बाज बन गया और उड़ गया। वियांश के जाने के बाद विराज अपने आसपास देखने लगा और फिर एक साफ चट्टान के ऊपर जाकर बैठ गया। उस चट्टान के ऊपर बैठकर उसने सिस्टम को आवाज लगाई। उसी समय विराज की आंखों के सामने एक स्क्रीन प्रकट हो गई। उस स्क्रीन पर विराज की सारी मार्शियल क्षमता, तकनीक, कलाओं के बारे में जानकारी थी। विराज एक एक करके सभी को ध्यान से पढ़ने लगा। उस स्क्रीन पर उसने देखा कि उसके पास 1,20,00,000 से ज्यादा एनर्जी पॉइंट्स इकट्ठा हो चुके थे। उसके पास लॉटरी खेलने के 3 मौके बचे थे और एक स्पेशल आइटम पाने का मौका भी बचा था। ये देखकर विराज ने अपने हाथ को हवा में उठाया और स्क्रीन के मार्शियल लेवल कॉलम को दबा दिया। ऐसा होते ही सिस्टम की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एक लेवल अप किया जाता है। आप फर्स्ट ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा बनते हैं। आध्यात्मिक एनर्जी पॉइंट ग्रोथ रेट 1230 पॉइंट पर मिनट। मार्शियल आत्मा योद्धा बनने पर विराज के चेहरे पर एक अलग ही खुशी चमचमाने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी अंतरात्मा में एनर्जी की वेव की मात्रा अचानक से बढ़ने लगी थी। उसने अपने एक उंगली को हवा में उठाया और तलवार धार को पैदा करना शुरू कर दिया। ऐसा होते ही उसकी उंगली से होते हुए तलवार धार तेजी से बाहर निकली और सामने जाकर जमीन पर गिर पड़ी और जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। जमीन पर बने उस गड्ढे को देखकर विराज ने दंग होते हुए खुद से ही कहा,
सच में इन्नेट ग्रांड मास्टर और मार्शियल आत्मा योद्धा की शक्ति के बीच बड़ा अंतर होता है। मार्शियल आत्मा योद्धा की शक्ति इन्नेट ग्रांड मास्टर की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कलिंजर एम्पायर में विराज को पता चला था कि मार्शियल आत्मा योद्धा बनने पर ही योद्धा को मार्शियल ताओ की सच्ची शक्ति प्राप्त होती थी। विराज को कभी इस बात का असली अर्थ समझ नहीं आया था। हालांकि आज एक मार्शियल आत्मा योद्धा बनने पर उसे इस शक्ति का एहसास हो रहा था। वह मार्शियल आत्मा योद्धा की जबरदस्त ताकत को महसूस कर पा रहा था। मार्शियल आत्मा योद्धा बनने पर योद्धा के शरीर के अंदर भारी गुणकारी बदलाव होते थे। योद्धा की रगों में साधारण एनर्जी की वेव की जगह ज्यादा बेहतर एनर्जी की धारा बहने लगती थी। एनर्जी की वेव की विनाश करने की शक्ति या रक्षात्मक शक्ति, इन दोनों में ही एनर्जी की धारा का स्तर कहीं अधिक था। ये सोचकर विराज ने पछताते हुए कहा, ये कितना दयनीय है कि मेरे शरीर के भीतर एनर्जी की वेव का एनर्जी की धारा के रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है। विराज की एनर्जी की वेव पहले ही तलवार सार में बदल चुकी थी। तलवार सार के हमला करने की शक्ति एनर्जी की धारा से अधिक थी। हालांकि तलवार सार की रक्षात्मक शक्ति एनर्जी की धारा की तुलना में हल्का कम थी, लेकिन फिर भी ये एनर्जी की वेव से कहीं बेहतर थी। इसी वजह से विराज इन्नेट ग्रांड मास्टर होने के बावजूद मार्शियल आत्मा योद्धाओं को हरा भी सका था। अपने आप को शांत करने के बाद विराज ने अपनी स्क्रीन पर बचे हुए 1 करोड़ एनर्जी पॉइंट को देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के मैचिंग हार्ट तकनीक के कॉलम को दबा दिया। ऐसा होते ही सिस्टम की आवाज विराज के दिमाग में गूंज उठी। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस! मैचिंग हार्ट तकनीक के स्तर को बढ़ाकर डोमिनेटिंग लेवल पर किया जाता है। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस! मैचिंग हार्ट तकनीक के स्तर को बढ़ाकर पिनेकल लेवल पर किया जाता है। एनर्जी पॉइंट ग्रोथ रेट 1370 पॉइंट पर मिनट। डिंग! विराज मैचिंग हार्ट तकनीक के लेवल को अप करने के लिए एनर्जी पॉइंट अपर्याप्त है। सिस्टम की बात सुनकर विराज ने वापस से स्क्रीन की तरफ देखा तो पाया कि अभी भी उसके पास 30 लाख एनर्जी पॉइंट बचे हुए थे। कुछ देर सोचने के बाद विराज ने 4th ग्रेड गोली सुधार तकनीक के कॉलम को दबा दिया। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस! आपकी गोली सुधार तकनीक को 4th ग्रेड गोली सुधार तकनीक से अप करके 5th ग्रेड गोली सुधार तकनीक किया जा रहा है। सिस्टम की आवाज आने के साथ ही विराज के दिमाग में भारी मात्रा में सूचनाओं का विस्फोट हो गया। बड़ी मात्रा में 5th ग्रेड गोली सुधार तकनीक से जुड़ी जानकारियां विराज के दिमाग में समाने लगी। 9th ग्रेड अल्केमिस्ट के गोली सुधार ग्रंथ की बदौलत विराज 5th ग्रेड सुधार तकनीक की सभी जानकारियों को एकदम सटीक तरह से आत्मसात कर पा रहा था। अपने दिमाग में आने वाली सभी सूचनाओं को सही तरह से व्यवस्थित करने के बाद विराज ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि 5th ग्रेड के बाद एक विभाजक रेखा शुरू हो जाती है। अगर किसी के पास सामान्य बुद्धि है, साथ ही वह इंसान मेहनती है, तो वह इंसान अपनी मेहनत के बदौलत गोली बनाने में 5th ग्रेड स्तर तक पहुंच सकता था। लेकिन 5th ग्रेड स्तर से 6th ग्रेड स्तर पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल माना जाता था। ये माना जाता था कि सिर्फ कठिन साधना के बल पर कोई भी 5th ग्रेड से 6th ग्रेड तक नहीं पहुंच सकता था। इसके लिए उस इंसान में कोई विशेष प्रतिभा का होना बेहद जरूरी होता था, नहीं तो 6th ग्रेड स्तर को छूना बस एक सपना बनकर रह जाता था। 6th ग्रेड स्तर पर पहुंचने के लिए आत्मा की शक्ति का मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता था। बिना एक शक्तिशाली आत्मा के कोई भी इंसान 6th ग्रेड स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। कमजोर आत्मा होने पर इंसान हमेशा के लिए 5th ग्रेड स्तर पर ही अटक कर रह जाता था। कुछ देर सोचने के बाद विराज ने ठंडी गहरी सांस ली और स्क्रीन को अपने सामने से हटा दिया। इसके बाद विराज ने सिस्टम को लॉटरी खिलाने को कहा। भूकेंद्रित प्रचंड लपट को पृथ्वी की सुनहरे रंग की ज्वाला में बदलने पर सिस्टम ने विराज को लॉटरी खेलने के 3 मौके दिए थे।
विराज इस समय एक वीरान मंदिर के अंदर था, जो कि लॉटरी खेलने के लिए एकदम उपयुक्त जगह थी। इसलिए विराज इन्हीं 3 मौकों को भुनाना चाह रहा था। विराज के ऐसा कहते ही उसकी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला होने लगा, और जब वह धुंधलापन उसकी आंखों के सामने से हटा तो वह तारों से भरे आसमान के बीच में बैठा था। उसके पैरों के नीचे एक टूटा हुआ तारा बिखरा हुआ था, जिससे तेज रोशनियां निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने लॉटरी खेलने के लिए लकड़ी के गोल गोल 3 घेरे रखे हुए थे। उन सभी लकड़ी के घेरों पर अलग अलग वस्तुओं के नाम अंकित थे। उन तीनों गोल घेरों को देखकर विराज ने कहा, लॉटरी शुरू की जाए। विराज के ऐसा कहते ही वह तीनों घेरे तेज तेज गोल घूमने लगे। उनके चारों ओर लिखी वस्तुओं के नाम विराज को दिखाई देना बंद हो गए। कुछ देर उन घेरों के घूमते रहने के बाद विराज ने कहा, रुको। विराज के ऐसा कहते ही वह लकड़ी के तीनों घेरे धीरे धीरे करके रुक गए। उन तीनों घेरों की सुइयां 3 वस्तुओं पर जाकर रुक गई। इसके ठीक बाद सिस्टम की आवाज विराज के दिमाग में गूंज गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लॉटरी में काले कछुए की युद्ध पोशाक जीती है। डिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लॉटरी में दैत्याकार जानवर उद्भव गोली हासिल की है। डिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लॉटरी में प्रतिस्पर्धी सारणी ब्लूप्रिंट हासिल किया है। सिस्टम की आवाज बंद होते ही विराज की आंखों के सामने फिर से अंधेरा छाने लगा, और अगले ही क्षण विराज फिर से उस परित्यक्त मंदिर के प्रांगण में रखी बड़ी चट्टान के ऊपर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी विराज की आंखों के सामने 3 गेंदें हवा में तैर रही थी। विराज ने बिना कोई देर किए अपने एक हाथ को हवा में उठाया और एक गेंद को पकड़कर खींच लिया। विराज के हाथों में आते ही वह गेंद एक पट की आवाज के साथ चकनाचूर हो गई, और ठीक उसी समय विराज के हाथों में एक हरे रंग की पोशाक चमकने लगी। विराज ने महसूस किया कि वह पोशाक गर्म थी और उससे एकदम ठंडी आभा निकल रही थी। उस ठंडी आभा का विराज के ऊपर काफी सकारात्मक असर पड़ रहा था। विराज ध्यान से उस हरे रंग की पोशाक को देखने लगा, और उस हरे रंग की पोशाक से जुड़ी जानकारियां उसके दिमाग में आने लगी। काले कछुए की युद्ध पोशाक पोलार बर्फ सिल्क से बनी है। पानी और आग का इस पोशाक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके साथ ही जो इंसान इस पोशाक को धारण करता है, ये पोशाक उस इंसान के दिमाग को शांत रखने में मदद करती है। ये दिल में उठने वाले दानवों को उठने से रोकती है। उस हरे रंग की पोशाक को देखकर विराज ने कहा, जबरदस्त पोशाक। ऐसा कहते हुए विराज की आंखें बची हुई 2 गेंदों की तरफ तैर गई। उस हरे रंग की पोशाक को देखकर विराज चमक उठा था। बाकी बची 2 गेंदों से निकलने वाली वस्तुओं में क्या क्या खासियत थी, और विराज उन दोनों वस्तुओं का क्या उपयोग कर सकता था। विराज भयमुक्त अमर संस्थान आ चुका था। ऐसे में क्या कपिलाचार्य उससे मिलने वहां आएंगे या फिर विराज से मिलने से मना कर देंगे। विराज के हाथों में काले कछुए की युद्ध पोशाक थी। काले कछुए की युद्ध पोशाक की रक्षात्मक शक्ति लाजवाब थी, लेकिन विराज जिस बात से सबसे ज्यादा खुश था वह था इस काले कछुए की युद्ध पोशाक की दिमाग को शांत रखने की शक्ति। ये इस पोशाक की ऐसी शक्ति थी जिसे पाने के लिए योद्धा आपस में लड़ मरे। योद्धाओं के बीच अंदर के दानवों की बड़ी समस्या थी। हर योद्धा जो अपनी मेहनत के बल पर बड़े बड़े मार्शियल स्तर तक पहुंच जाता था, कई बार अपने अंदर के दानवों की वजह से उनकी मार्शियल क्षमता एक ही जगह पर अटक कर रह जाती थी, और कई बार तो अंदर के दानवों की वजह से योद्धा कभी भी अपने स्तरों को बढ़ा नहीं पाते थे। इस परिस्थिति में काले कछुए की युद्ध पोशाक अंदर के दानवों को बाहर आने से रोकती थी, जिससे एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाता। कितने ही योद्धाओं की मूल समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने की सामर्थ्य थी इस काले कछुए की युद्ध पोशाक में। इसी वजह से विराज इस पोशाक की इस क्षमता से बेहद प्रभावित हो गया था। अंदर के दानवों को उठने से रोकने की तुलना में काले कछुए की युद्ध पोशाक की रक्षात्मक शक्ति कम प्रभावशाली थी। विराज इस रक्षात्मक शक्ति को समझना चाह रहा था।
उसने इस काले कछुए की युद्ध पोशाक को पहन लिया और इसे एक्टिवेट करने के लिए इस पोशाक पर ध्यान लगाने लगा। अगले ही पल एक नीले रंग की पारदर्शी रोशनी उस काले कछुए की युद्ध पोशाक से निकलने लगी और जल्दी ही उस नीले रंग की रोशनी ने विराज को चारों ओर से घेर लिया। विराज के चारों ओर एक पारदर्शी रक्षात्मक कवच बनकर तैयार हो चुका था। विराज ने अपने हाथ को उस पारदर्शी रक्षात्मक रोशनी से बाहर निकाला और तलवार धार को अपनी उंगली से बाहर जमीन की ओर निकाल दिया। ऐसा होने से उस नीले रंग की पारदर्शी रोशनी में हल्का सा कंपन हुआ और फिर नीले रंग की रोशनी शांत हो गई। ये देखकर विराज कुछ पल के लिए तो मौन रह गया। फिर खुशी से झूमते हुए बोला, क्या शानदार सुरक्षा है। विराज ने अपनी तलवार धार को काले कछुए की युद्ध पोशाक के नीले रंग की परत पर मारा तो इससे परत में बस एक हल्की सी हलचल ही हुई। इस तरह की रक्षात्मक क्षमता 9th ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा के बराबर थी। विराज की तलवार धार भी परिशोधित होकर किसी 5th ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा जितनी शक्तिशाली हो चुकी थी। इन सब वजहों से विराज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। विराज की शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ देर खुशी में झूमने के बाद विराज ने अपने आप को शांत किया और अपना हाथ हवा में उठाकर नीले रंग की पारदर्शी परत को अपने चारों ओर से हटा लिया। इसके बाद उसकी नजर बाकी बची दोनों गेंदों की ओर चली गई। 2 गेंदें अभी भी हवा में लटकी हुई थी। विराज ने अपना हाथ हवा में उठाया और उन दोनों गेंदों में से एक गेंद को पकड़कर खींच लिया। उसके हाथों में आते ही गेंद चकनाचूर हो गई और उसके हाथों में ब्लूप्रिंट चमकने लगा। उस ब्लूप्रिंट पर कई रहस्यमयी लाइनें छपी हुई थी। ये देखने में तो 2 धारी जैसा कुछ लग रहा है। विराज ने प्राचीन स्वर्गीय भूमि में रचनाकार जीवनरस अमृत केतुमाल की विरासत को धारण किया था और संपूर्ण केतुमाल की शक्ति आकाशीय रचनाकार को सीखा था। साथ ही वह आकाशीय शक्ति रचनाकार ग्रंथ को भी आत्मसात कर चुका था। इस वजह से रचनाकार संसार में विराज की उपलब्धियां कम नहीं थी। इस वजह से उस ब्लूप्रिंट को देखकर ही विराज को समझ आ रहा था कि इस ब्लूप्रिंट की पेचीदगियां केतुमाल की शक्ति आकाशीय रचनाकार से किसी भी कीमत पर कम नहीं थी। विराज जैसे जैसे उस ब्लूप्रिंट को देखे जा रहा था, उसके मन में संदेह के कई सवाल उठने लगे थे। वह मन ही मन बड़बड़ाया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूं। ये रचनाकार ब्लूप्रिंट देखने में अधूरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी असली चमक फीकी पड़ रही हो। कुछ देर उस रचनाकार ब्लूप्रिंट को देखने के बाद भी विराज को कुछ समझ नहीं आया तो विराज ने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या 2 धारी अधूरा है? सिस्टम ने तुरंत विराज को जवाब दिया, विराज, आपने संपूर्ण ब्लूप्रिंट प्राप्त किया है। कुछ देर सिस्टम की बात पर विचार करने के बाद विराज ने कहा, ये ब्लूप्रिंट केतुमाल की शक्ति आकाशीय रचनाकार की तरह ही है। इस ब्लूप्रिंट को देखकर लग रहा है कि ये किसी शक्तिशाली रचनाकार का सरल रूप है। ये सोचकर ही विराज के चेहरे पर आश्चर्य के बादल बरस रहे थे। केतुमाल की शक्ति आकाशीय रचनाकार एक हाई ग्रेड स्वर्गीय रैंक कदम तकनीक का एक सरल रूप है। ऐसे में इस 2 धारी रचनाकार की शक्ति तो बेमिसाल होगी और शायद स्वर्गीय रैंक से भी आगे। ये सोचकर ही विराज का दिल जोरों से धड़क गया। विराज अब एक छोटे कस्बे काल्पी सिटी से आने वाला एक नासमझ लड़का नहीं था। दफन स्वर्ग की दलदल से आने के बाद से तो केपलर यूनिवर्स को लेकर उसकी समझ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ ही तलवार मणि के उसके दिल में समाने के बाद भी विराज की समझ में काफी ज्यादा विस्तार हुआ था। विराज को अच्छे से मालूम था कि 4th ग्रेड येलो पावर संसार से आगे भी बड़े स्तर की तकनीकें रचनाकार संसार में मौजूद थी। हालांकि दुनिया में बहुत कम ही लोगों को इस बारे में जानकारी थी। अचानक से सिस्टम की आवाज विराज के दिमाग में गूंजने लगी, विराज, तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। 2 धारी रचनाकार एक सरल रूप है 2 महान धारी रचनाकार का। 2 धारी महान रचनाकार एक संत स्तर का विन्यास है।
सिस्टम की बात सुनकर विराज ने चौंकते हुए कहा, संत स्तर? स्वर्गीय रैंक से ऊपर सोवर्जिन रैंक आता था और सोवर्जिन रैंक से ऊपर पवित्र रैंक आता था। उसके बाद कहीं आगे जाकर संत स्तर आता था। विराज ने सोचते हुए कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो महान धारी रचनाकार संत अधिपति स्तर के योद्धा को हराने की शक्ति रखता है। ये सोचकर ही विराज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक लंबी और गहरी सांस लेकर अपनी उत्सुकता को शांत करने की कोशिश की। फिर अपने आप को शांत करके वह हवा में लटकी हुई बची आखिरी गेंद की तरफ देखने लगा। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और बची हुई आखिरी गेंद को पकड़कर खींच लिया। पताक की आवाज के साथ गेंद विराज के हाथों में चकनाचूर हो गई और एक हरे रंग की औषधीय गोली उसके हाथों में आ गई। उस गोली से एक जानदार महक निकल रही थी। उस गोली से निकलती तेज गंध की वजह से विराज ने अपनी नाक को मोड़ लिया, साथ ही उसकी आंखें चमक उठी। फिर विराज की नजर गोली पर पड़ी। औषधीय गोली से कुछ शब्द उड़कर विराज की आंखों में समा गए। दैत्याकार जानवर उद्भव गोली। ये गोली रक्त संबंधों में बदलाव कर सकती है। इससे दैत्याकार जानवर में बड़े बदलाव संभव हो सकते हैं। ये सुनकर विराज के दिल की धड़कन बढ़ गई। विराज के पास भी एक दैत्याकार जानवर सुनहरे पंख था। सुनहरे पंख के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए विराज ने काफी ज्यादा मेहनत की थी। दैत्याकार जानवरों का स्तर निश्चित रहता था। अगर कोई दैत्याकार जानवर 4th ग्रेड दैत्याकार जानवर है तो वह 4th ग्रेड दैत्याकार जानवर ही रहता था। केवल अभ्यास के दम पर उसमें सुधार नहीं किया जा सकता था। कुछ जरूरत से ज्यादा प्रतिभाशाली दैत्याकार जानवरों को छोड़कर बाकी सभी जानवर अपने अपने स्तर तक ही सीमित होकर रह जाते थे। जिस समय विराज को गोल्डन पंख मिला था, विराज को लगा था कि वह एक सफेद पंखों वाला सुनहरा बाज था। ऐसे सफेद पंखों वाले सुनहरे बाज की कीमत भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि ये उड़ने वाले जीव थे। इनका उपयोग लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने में करते थे। बाद में जब विराज की मुलाकात ज्येष्ठ कपिलाचार्य से हुई तो विराज को पता चला कि गोल्डन पंख एक 4th ग्रेड दैत्याकार जानवर या सफेद पंखों वाला सुनहरा बाज नहीं था, अपितु ये तो लेप्टस सागर में पाए जाना वाला कोई दुर्लभ दैत्याकार जानवर था जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता था। या कहे कि ऐसे दैत्याकार जानवर अमूल्य माने जाते थे। ऐसे दैत्याकार जानवरों को विशेष खजाना उपलब्ध कराकर या फिर रहस्यमयी शक्तियों का साथ दिलवाकर उनके रक्त संबंधों में बदलाव किया जा सकता था, जिससे ऐसे दैत्याकार जानवरों की शक्तियों में कमाल का इजाफा हो जाता था। जैसे कि सफेद पंख वाले सुनहरे बाज की शक्ति बेमिसाल थी। यहाँ तक कि मार्शियल मोनार्क स्तर के योद्धा तक को सफेद पंख वाले सुनहरे बाज धूल चटा सकते थे। ऐसे सफेद पंख वाले सुनहरे बाज के रक्त संबंधों में बदलाव करके उन्हें स्वर्गीय विलक्षण बाज में बदला जा सकता था। हालांकि बहुत कम लोग जानते थे कि रक्त संबंध में बदलाव करके दैत्याकार जानवरों की क्षमता में वृद्धि की जा सकती थी। इस वजह से विराज के लिए ये एक अच्छी खबर थी। इस गोली का उपयोग करके विराज गोल्डन पंख की क्षमता में सुधार कर सकता था। गोल्डन पंख एक महान दैत्याकार जानवर था। ऐसे में यदि गोल्डन पंख के रक्त संबंध में सुधार करके उसके स्तर को बढ़ा दिया जाता है तो उस नए स्तर के दैत्याकार जानवर की शक्ति आतंक के स्तर तक पहुंच जाएगी। ये समझकर ही विराज उस हरे रंग की गोली की शक्ति को समझ पा रहा था। विराज को जल्द से जल्द अपनी शक्ति बढ़ानी थी। चंद्रगुप्त रैंकिंग के लिए मुकाबले जल्दी ही शुरू होने वाले थे। हालांकि आत्मा का संबंध बनाने वाले दैत्याकार जानवरों के उपयोग पर चंद्रगुप्त रैंकिंग के मुकाबलों में रोक थी। लेकिन अगर गोल्डन पंख कुछ चमत्कारी बदलावों से गुजर जाता है तो गोल्डन पंख की मदद से विराज कलिंजर एम्पायर की काफी सारी खतरनाक जगहों पर जा सकता था और तेजी से अपनी क्षमताओं में विस्तार कर सकता था। वर्तमान में विराज की जितनी शक्ति थी उससे वह बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं था कि वह चंद्रगुप्त रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर सकता था।
इनाया जिसके पास कमाल की ताकत थी, साथ ही जो पावर बर्फ के गोले बनाने में भी सक्षम थी, वह भी अग्निदेवी रैंकिंग में 97 रैंक ही हासिल कर पाई थी। इनाया भले ही एक मार्शियल आत्मा योद्धा थी, लेकिन उसकी शक्ति किसी भी लिहाज में मार्शल पूर्वज योद्धा से कम नहीं थी। चंद्रगुप्त रैंकिंग का मुकाबला अग्निदेवी रैंकिंग के मुकाबलों से ज्यादा ही मुश्किल माना जाता था। इस वजह से चंद्रगुप्त रैंकिंग में विराज के प्रथम स्थान हासिल कर पाने की संभावना फिलहाल तो ना के बराबर थी। ये सोचते हुए विराज ने अपने आप से कहा, मुझे लगता है कि अभी अपनी शक्तियों को काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाने की आवश्यकता है। विराज को लग रहा था कि उसे अभी भी अपनी शक्तियों को तेजी से बढ़ाने की जरूरत थी। हालांकि पिछले कुछ महीनों में ही विराज मार्शियल तकनीक में जीरो से उठकर मार्शियल आत्मा योद्धा बन चुका था। अगर विपुल, अयान और यश इस समय विराज की बात सुन लेते तो अपना माथा पीट लेते कि आखिर इस लड़के को क्या चाहिए। कुछ ही महीनों में इस लड़के ने दुनिया भर की शक्तियां अर्जित कर ली है। विराज के पास दैत्याकार जानवर उद्भव गोली थी, तो क्या विराज इस गोली का उपयोग करके गोल्डन पंख के रक्त संबंध में सुधार करके उसकी शक्ति में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर पाने में कामयाब हो सकेगा? विराज का सामना जब कपिलाचार्य से होगा तो उनके बीच क्या बातचीत होने वाली थी? क्या कपिलाचार्य विराज का स्वागत अपने संस्थान में करेंगे या फिर विराज के सामने कोई नया प्रश्न खुलने वाला था? मार्शियल तकनीक, गोली बनाने की तकनीक और रचनाकार संसार तकनीक, तीन विषयों में अपनी मौलिक प्रतिभा का न सिर्फ परिचय कराया, साथ ही तीनों की कलाओं में बेहतरीन प्रदर्शन भी करके दिखाया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे अपनी शक्तियां कम लग रही थी। और अभी तो उन तीनों को ये नहीं मालूम था कि विराज दफन स्वर्ग की दलदल में घुसने में सफल रहा था, साथ ही उस भूमि से वापस लौटने में भी सफल रहा था। इसी क्रम में वह अब एक मार्शियल आत्मा योद्धा बन चुका था। ये सब पता लगने के बाद तो शायद उनके हलक से एक शब्द तक भी ना निकल पाए। उनके लिए तो विराज की प्रतिभा दिमाग या सोच से परे की चीज बन चुकी थी। विराज अपनी शक्तियों के बारे में सोच ही रहा था कि उसे हवा को भेदने की आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर ऊपर की ओर उठाकर देखा तो एक मैले कुचैले कपड़े पहने एक बूढ़ा इंसान हरे रंग की पोशाक पहने आसमान में खड़ा था। उस बूढ़े इंसान के पीछे एक नौजवान गोल्डन पोशाक में खड़ा था। विराज को देखते ही उस गोल्डन पोशाक पहने नौजवान के चेहरे पर उत्साह उभर आया। मैले कुचैले कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने विराज को देखकर खुश होते हुए कहा, प्यारे बेटे विराज, कैसे हो? मैं तो यही सोच रहा था कि कब मानव प्रजाति के क्षेत्र में जाऊंगा और तुमसे मुलाकात करूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ भयमुक्त अमर संस्थान आ जाओगे और मेरी मुलाकात तुमसे मेरे ही संस्थान में हो जाएगी। इसके बाद उस बूढ़े ने थोड़ा नाराजगी के साथ कहा, विराज, तुम भी हद करते हो। अगर तुम्हें भयमुक्त अमर संस्थान आना ही था तो तुमने इसकी सूचना मुझे पहले ही क्यों नहीं दी? मैं तुम्हें लेने किसी को भेज देता, तुम्हें यूं इंतजार न करना पड़ता। विराज ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए लाचारी के साथ कहा, धन्यवाद ज्येष्ठ कपिलाचार्य। अगर परिस्थितियां सामान्य होती तो मैं किसी न किसी को भेजकर अपने आने की सूचना आपको पहले ही भिजवा देता, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। मैं गलती से एक खतरनाक जगह पर चला गया था। उस जगह पर एक रचनाकार टेलीपोर्ट बना हुआ था। मैंने जब उस रचनाकार टेलीपोर्ट से उस खतरनाक जगह से बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर एक परित्यक्त मंदिर में आ गया। ऐसा कहकर विराज ने उस ओर इशारा किया जिस जगह वह आया था। विराज की बात सुनकर कपिलाचार्य दंग रह गए। वह इस जगह के वाइस दीन थे, इस वजह से उन्हें इस जगह की हर चीज के बारे में बारीकी से जानकारी थी। उन्हें उस परित्यक्त मंदिर में बने टूटे हुए रचनाकार टेलीपोर्ट की भी अच्छे से जानकारी थी। वह सोचने लगे, ये टूटा हुआ रचनाकार टेलीपोर्ट तो प्रसिद्ध वीरान जगह दफन भूमि के स्वर्ग से जुड़ा है।
ऐसा कहा जाता था कि एक बार एक संत अधिपति स्तर का योद्धा इस टूटे हुए रचनाकार टेलीपोर्ट के जरिए दफन भूमि के स्वर्ग पहुंच गया था और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। वह सीनियर योद्धा आज भी उस भूमि में जिंदा था और अभी भी उस भूमि में फंसा हुआ था। लेकिन विराज, जो सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा था, वह दफन स्वर्ग के दलदल भूमि से बाहर निकल आने में कामयाब रहा। ये कैसे मुमकिन है? ये सोचते सोचते अचानक से कपिलाचार्य के दिमाग में कुछ कौंधा। फर्स्ट ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा विराज का मार्शियल लेवल देखकर कपिलाचार्य अंदर तक हिल गए। उनके चेहरे के बदलते हुए भाव किसी से छिपे नहीं रह पाए थे। कपिलाचार्य ने विराज की ओर देखते हुए तेज आवाज में कहा, विराज, तुमने अपने मार्शियल लेवल को बढ़ाकर फर्स्ट ग्रेड मार्शियल आत्मा तक कर लिया है। जब मैं पिछली बार तुमसे मिला था उस समय तो तुम सिर्फ थर्ड ग्रेड ग्रांड मार्शियल मास्टर थे। इस बात को तकरीबन 1 महीने से बस कुछ ही ज्यादा हुआ होगा और इतने कम समय में तुम फर्स्ट ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा बन गए। तुम्हारी प्रतिभा तो हमारे दानव प्रजाति के सबसे होनहार जीनियसों के समकक्ष है। कपिलाचार्य को इस कदर चौंकता हुआ देखकर विराज ने विनम्रता के साथ कहा, हाँ, शायद पिछले 1 माह में मैं काफी भाग्यशाली रहा हूँ। इस 1 माह में मेरा सामना कितनी ही सौभाग्यशाली घटनाओं से हुआ, इस कारण से मैं इतने कम समय में एक मार्शियल आत्मा योद्धा बन सका। विराज की बात कपिलाचार्य को हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने विराज की बात पर अजीब से मुंह बनाया और फिर कुछ देर तक शांत होने की कोशिश करने के बाद कहा, भाग्यशाली? वह सोचने लगे, अगर केवल भाग्यशाली होने से यूं मार्शियल लेवल बढ़ने लगते तो मजा ही आ जाता। कपिलाचार्य दानव जीवनरस अमृत स्तर के योद्धाओं में 8वें स्थान पर आते थे। ये कितना मजेदार होता कि सिर्फ 1 महीने में भाग्यशाली घटनाओं के बल पर वह नंबर 8 से नंबर 1 पर आ जाते। ऐसा सोचते हुए उन्होंने लंबी गहरी सांस ली। उनका मन हो रहा था कि विराज को पकड़कर उसे झकझोरकर पूछे कि बता, असल सच क्या है। फिर उन्होंने विराज से कहा, ठीक है, तुम मुझे सच नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, तुम्हारी इच्छा। मेरे साथ आया ये नौजवान तुम्हारे साथ आत्मा का संबंध बना चुका तुम्हारा दैत्याकार जानवर है। अब तुम दोनों आपस में बातें कर सकते हो। ऐसा कहकर कपिलाचार्य वहां से उड़ गए और जाकर कुछ दूरी पर खड़े हो गए। उस समय ये समझना मुश्किल था कि वह नाराज होकर दूर गए थे या फिर सच में दोनों को अकेले बात करने देने का समय देना चाह रहे थे। गोल्डन पोशाक पहने नौजवान ने सौम्यता के साथ झुकते हुए विराज को प्रणाम किया और कहा, उस्ताद, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ये सुनने के बाद विराज ने उस गोल्डन पोशाक पहने नौजवान को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से देखा। इसके बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि पिछले 1 महीने में भयमुक्त अमर संस्थान में तुम काफी कुछ हासिल कर चुके हो। इस समय मैं तुम्हारा तकनीक आधार भी नहीं देख पा रहा हूँ। विराज की बात सुनकर गोल्डन पोशाक पहने नौजवान ने जवाब दिया, मैं उस्ताद को बताना चाहता हूँ कि अब गोल्डन पंख 9th ग्रेड दानव पूर्वज योद्धा बन चुका है। ज्येष्ठ कपिलाचार्य ने फिलहाल कुछ समय के लिए अपने मार्शियल लेवल को बढ़ाने के लिए रुकने को कहा है। वह चाहते हैं कि इस स्तर पर मैं कुछ समय व्यतीत करूं। एक बार मेरे रक्त संबंध थोड़ा और शुद्ध हो जाए, तब मैं अपने स्तर को बढ़ाकर दानव विश्वकर्म स्तर पर ले जाऊंगा। गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए और उसने अपनी आंखें फैलाते हुए कहा, अपने रक्त संबंध को शुद्ध करना। गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज के दिमाग में दैत्याकार जानवर उद्भव गोली घूमने लगी। उसने कुछ समय पहले ही लॉटरी में इस गोली को हासिल किया था और अब गोल्डन पंख को अपने रक्त संबंध सुधारने की जरूरत थी। विराज कुछ कहने ही जा रहा था कि उसी समय कपिलाचार्य ने कहा, बेटे विराज, गोल्डन पंख की प्रतिभा अनोखी और दुर्लभ है। भयमुक्त अमर संस्थान के पहले के छात्र रह चुके एरन प्रजाति के दैत्याकार जानवरों के द्वारा छोड़ी गई विरासत के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि गोल्डन पंख अपने आप को प्रहलाज में बदल सकता है।
यही वजह है कि मैं गोल्डन पंख को दानव तकनीक पर ही कुछ दिन टिके रहने का निर्देश दिया है। इससे इसके रक्त संबंध में लगातार सुधार हो रहा है। विराज, तुम मानव प्रजाति से हो। गोल्डन पंख और दैत्याकार दानव प्रजाति के बारे में तुम्हारी समझ मेरी समझ की तुलना में काफी कम है। चाहे फिर वे दैत्याकार जानवर हो या फिर दैत्याकार दानव, उन सभी को दानव विश्वकर्म स्तर तक पहुंचने में एक भारी बाधा का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में यदि वे अपने रक्त संबंध को शुद्ध करके उन्हें अत्यधिक शुद्ध रक्त संबंध बना सके तो दानव विश्वकर्म स्तर पर पहुंचने के दौरान आने वाली बाधा को पार करना आसान हो जाता है। नहीं तो कुछ दैत्याकार जानवर अपनी पूरी जिंदगी भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। जहां तक बात गोल्डन पंख के जन्मजात प्रतिभा की है, ये बहुत पहले ही दानव सम्राट बन चुका होता, लेकिन मैंने इसे इसीलिए रोका ताकि दानव सम्राट बनते समय इसके रक्त संबंध उच्च कोटि के स्तर पर हो, ताकि दानव सम्राट बनते समय इसके रक्त में किसी भी तरह की अशुद्धि न बचे। कपिलाचार्य की बात सुनकर विराज उत्साहित हो गया। विराज प्रहलाद को अच्छे से जानता था। उसके दिल में मौजूद तलवार मणि उसे लगातार इस संबंध में जानकारी दे रही थी, जिसके अनुसार प्रहलाद एक बेहद शक्तिशाली दैत्याकार जानवर थे जो पुनर्जन्म के 6 मार्ग में पैदा होते थे। प्रहलाद की शक्ति एक अलग ही स्तर पर होती थी। यहाँ तक कि संत अधिपति स्तर के योद्धा को भी प्रहलाद से लड़ते समय पीछे हटना पड़ जाता था, नहीं तो संत अधिपति प्रहलाद दैत्याकार जानवर के नुकीले, धारदार और मजबूत पंजों से मारा जाता। ऐसे में जब से विराज को कपिलाचार्य ने बताया था कि गोल्डन पंख में प्रहलाद दैत्याकार जानवर बनने की संभावना थी, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। विराज ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी हथेली को एक झटका दिया। ऐसा होते ही दैत्याकार जानवर उद्भव गोली उसके हाथों में प्रकट हो गई। उस गोली की महक इतनी ज्यादा तीव्र थी कि विराज के हाथों में आते ही वहां चारों ओर उस गोली की महक फैल गई, जिससे गोल्डन पंख और कपिलाचार्य उस गोली को देखने लगे। विराज ने वह गोली गोल्डन पंख के हाथों में देते हुए कहा, गोल्डन पंख, इस गोली को निगल जाओ। ये गोली तुम्हारे रक्त संबंध को उच्चतम स्तर तक शुद्ध करने में तुम्हारी मदद करेगी, जिससे तुम्हारे सफलतापूर्वक बदलाव करने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। गोल्डन पंख ने तुरंत उस गोली को लिया और उसे अपने मुंह में रख लिया। गोल्डन पंख का विराज के साथ आत्मा का संबंध बन चुका था। इस वजह से अगर विराज गोल्डन पंख को जहर भी खाने को देता तो गोल्डन पंख वह भी खुशी खुशी खा लेता। हालांकि उस गोली को हाथ में लेने मात्र से गोल्डन पंख को काफी ज्यादा शक्ति का एहसास होने लगा था, लेकिन उसी समय कपिलाचार्य की आवाज ने उन दोनों को चौंका दिया। कपिलाचार्य ने कहा, रुको गोल्डन पंख, तुम ये गोली नहीं निगल सकते। ये सुनकर दोनों हैरत भरी नजरों से कपिलाचार्य की ओर देखने लगे। विराज ने गोल्डन पंख को दैत्याकार जानवर उद्भव गोली खाने को दी। गोल्डन पंख ने जब उस गोली को अपने हाथ में लिया तो उसे भी अंदर ही अंदर ये एहसास होने लगा कि इस गोली की मदद से उसे जबरदस्त लाभ मिलेंगे। लेकिन जब कपिलाचार्य ने गोल्डन पंख को उस गोली को खाने से रोका तो दोनों कपिलाचार्य की ओर हैरतंगेज नजरों से देखने लगे। उन दोनों को अपनी ओर इस तरह देखता देखकर कपिलाचार्य ने कहा, बेटे विराज, गोल्डन पंख इस समय बदलाव के अपने बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसे हालातों में हम गोल्डन पंख को कोई भी गोली ऐसे ही खाने को नहीं दे सकते। मुझे डर है कि इस गोली को खाने को विपरीत प्रभाव भी पड़ सकते हैं। आखिर क्यों कपिलाचार्य को लग रहा था कि गोल्डन पंख को दैत्याकार जानवर उद्भव गोली खाने देने से उसके ऊपर इस गोली का नकारात्मक असर हो सकता था? क्या विराज कपिलाचार्य को मना पाएगा ताकि वो गोल्डन पंख को दैत्याकार उद्भव गोली खाने दे? क्या गोल्डन पंख कपिलाचार्य की बात मानकर उस गोली को नहीं खाएगा या फिर अपने उस्ताद की बात मानकर उस गोली को निगल जाएगा? ज्येष्ठ कपिलाचार्य, ये कोई साधारण गोली नहीं है। दैत्याकार जानवर उद्भव गोली है।
इस गोली का काम है दैत्याकार जानवरों के रक्त संबंधों को शुद्ध करना, जिससे बड़े स्तर के बदलाव संभव हो सके। क्योंकि गोल्डन पंख इस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसलिए दैत्याकार जानवर उद्भव गोली गोल्डन पंख को बिना कोई नुकसान पहुंचाए कई सारे लाभ देगी। विराज ने अभी अपनी बात पूरी ही की थी कि तभी गोल्डन पंख अचानक से बोल पड़ा, ज्येष्ठ कपिलाचार्य, मुझे उस्ताद की बात सही लग रही है। इस गोली के अंदर से मुझे एक अजीब किस्म की ऊर्जा का एहसास मिल रहा है। मेरा मन हो रहा है कि मैं तुरंत इस गोली को निगल जाऊं। मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि इस गोली को निगलने से मुझे असीमित लाभ होंगे और मेरे अंदर बड़े बदलाव संभव हो सकेंगे। गोल्डन पंख की बात सुनकर कपिलाचार्य गहरी सोच में डूब गए। कपिलाचार्य को अच्छे से मालूम था कि गोल्डन पंख जैसे दैत्याकार जानवरों की इंट्यूशन शक्ति कमाल की होती थी। अपने इंट्यूशन के बल पर ये आने वाले खतरों को पहले ही भांपकर बड़ी तबाही को रोक देते थे। वह सोचने लगे, अगर गोल्डन पंख को लग रहा है कि इस गोली को खाने से अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं, तो इस गोली को नुकसान तो कम से कम गोल्डन पंख को नहीं होना चाहिए। कपिलाचार्य ने गोल्डन पंख को कहा, ठीक है। फिर कपिलाचार्य का ध्यान इस ओर चला गया कि आखिरकार ऐसी अद्भुत गोली विराज को कहां से मिली होगी। गोल्डन पंख एरन प्रजाति का दैत्याकार जानवर था। एरन प्रजाति के दैत्याकार जानवर लैप्टस सागर की सतहों पर पाए जाते थे। कितने ही प्राकृतिक खजानों और औषधीय दवाइयों का इन सुनहरे पंख वाले जानवरों पर कोई असर नहीं होता था। ऐसे में अगर विराज के पास ऐसी गोली थी जो इन दैत्याकार जानवरों में सुधार कर सकती थी, तो ये विराज की एक बड़ी उपलब्धि थी। कपिलाचार्य सोचने लगे, विराज के अंदर जितनी क्षमता है, फिलहाल तो इस स्तर की गोली बनाने में ये सक्षम नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि विराज ने ये गोली दफन स्वर्ग की दलदल में हासिल की है। केपलर यूनिवर्स की परित्यक्त भूमि दफन स्वर्ग की दलदल जैसी जगह पर ही इतनी महान गोली का उद्भव हो सकता है। ये सोचते ही कपिलाचार्य के होश उड़ गए। वह सोचने लगे, विराज अभी सिर्फ फर्स्ट ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा है, फिर भी ये दफन स्वर्ग की दलदल से बाहर निकल पाने में कामयाब रहा, और न सिर्फ कामयाब रहा, उस भूमि से ऐसे दुर्लभ गोली को हासिल भी करके ले आया। इन घटनाओं को केवल कुछ अच्छे भाग्य के सहारे नहीं समझा जा सकता। कपिलाचार्य जब विराज की इन उपलब्धियों को सोचकर चमत्कृत हुए जा रहे थे, उसी समय गोल्डन पंख ने मुंह में रखी दैत्याकार जानवर उद्भव गोली को निगल लिया। जैसे ही गोल्डन पंख ने दैत्याकार जानवर उद्भव गोली को निगला, एक बेहद शक्तिशाली आभा उसके पूरे शरीर से फूट पड़ी। एक शक्तिशाली पेंगुइन की परछाई उसके शरीर से निकलने लगी, साथ ही पारदर्शी ज्वाला उसके पूरे शरीर से निकलने लगी। पेंगुइन की परछाई को देखकर कपिलाचार्य और विराज दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। विराज ने चौंकते हुए कहा, सर्वश्रेष्ठ एरन, विराज के अंदर मौजूद तलवार मणि से विराज को काफी कुछ जानकारी मिली थी। तलवार मणि की बदौलत अब उसे लैप्टस सागर में पैदा होने वाले इन दैत्याकार जानवरों की थोड़ी समझ होने लगी थी, इसलिए उसे अच्छे से मालूम था कि एरन प्रजाति का सर्वश्रेष्ठ दैत्याकार जानवर होने का क्या मतलब था। एरन पक्षियों के पास एक विशेष खूबी होती थी, वह थी धर्म मूर्ति। विराज के दिल में मौजूद तलवार मणि से विराज को जो भी जानकारी मिल रही थी, उसके मुताबिक एक बार गोल्डन पंख अपनी धर्म मूर्ति को स्पष्ट कर देगा तो इससे उसकी लड़ने की क्षमता में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा और उसकी युद्ध करने की क्षमता दिल दहलाने वाले स्तर तक बढ़ जाएगी। हालांकि धर्म मूर्ति को स्पष्ट करने की बड़ी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती थी। गोल्डन पंख के अंदर जैसे ही धर्म मूर्ति स्पष्ट होती, उसी समय से उसकी मार्शियल क्षमता तेजी से नष्ट होना शुरू हो जाती और तब तक नष्ट होती रहती जब तक कि उसकी सारी मार्शियल क्षमता समाप्त नहीं हो जाती। यानी धर्म मूर्ति को स्पष्ट करने का अर्थ था अपनी मार्शियल क्षमता को दांव पर लगा देना। ऐसे में लंबे समय में हासिल की गई मार्शियल शक्ति को नष्ट करके थोड़े समय के लिए डरावनी स्तर तक की शक्ति हासिल हो जाती थी।
दैत्याकार जानवर उद्भव गोली खाने के बाद गोल्डन पंख के शरीर से जो आभा निकल रही थी उसे देखकर विराज को तलवार मणि की मदद से समझ आ रहा था कि गोल्डन पंख ने अपनी धर्म मूर्ति स्पष्ट कर दी थी। ये देखकर विराज और कपिलाचार्य घबरा गए। उन दोनों को लग रहा था कि इस समय कुछ भी हो सकता था। गोल्डन पंख के शरीर से निकलने वाली आभा लगातार मजबूत होती जा रही थी। उसी समय एक बैंगनी रंग की ज्वाला गोल्डन पंख के एरन धर्म मूर्ति के पीछे प्रकट हो गई और जल्दी ही गोल्डन पंख की हड्डियों में समाने लगी। वहां से वह बैंगनी ज्वाला चारों ओर भयंकर रफ्तार से आगे बढ़ चली। कुछ ही देर में गहरी बैंगनी ज्वाला ने गोल्डन पंख को चारों ओर से घेर लिया। उस शांत बैंगनी ज्वाला को गोल्डन पंख के चारों ओर देखकर कपिलाचार्य गहरी सोच में डूब गए और फिर कुछ सोचकर उन्होंने चिल्लाकर कहा, 9 अधूरे संसार ज्वाला। उस समय विराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि विराज 9 अधूरे संसार ज्वाला को नहीं समझता था। ये ज्वाला एक महान स्वर्गीय ज्वाला थी। इसके साथ ही ये ज्वाला ऐसी थी जिसे प्रहलाद प्रजाति के पक्षी धारण नहीं करते थे। प्रत्येक आभासी स्वर्गीय ज्वाला में बेमिसाल शक्ति होती थी। ऐसी रहस्यमयी और अगाध शक्ति के सामने बड़ी बड़ी शक्तियां अपने शीश झुकाती थी। ऐसी परिस्थिति में जब भी स्वर्गीय ज्वाला कहीं पर प्रकट होती थी तो वह ज्वाला पूरे कैप्लर यूनिवर्स के असंख्य योद्धा को अपनी ओर आकर्षित करती थी। वह सभी योद्धा उस स्वर्गीय ज्वाला को पाने के लिए लालायित हो उठते थे। विराज को जितना मालूम था उसके अनुसार अग्निदेवी वैधी जो अग्निदेवी कुल से आती थी इस तरह की अधूरी स्वर्गीय ज्वाला को उत्पन्न करने में सक्षम थी। वह भी तब जब वह जीवनरस अमृत स्तर को पार कर चुकी थी। उनके अलावा केवल प्रहलाद कुल के पक्षी ही इस तरह की स्वर्गीय ज्वाला को प्रकट करने में सक्षम थे। और अब गोल्डन पंख के शरीर से स्वर्गीय ज्वाला निकल रही थी। कपिलाचार्य जो गोल्डन पंख के इस नए अवतार से पूरी तरह से अचंभित थे, उन्होंने विराज की ओर देखकर कहा, मुबारक हो तुम्हें विराज। गोल्डन पंख क्योंकि अब 9 अधूरे संसार ज्वाला प्राप्त कर चुका है तो ऐसी परिस्थिति में गोल्डन पंख का पूर्ण रूपांतरण बस कुछ समय की ही बात है। विराज अब तुम्हारे पास प्रहलाद प्रजाति का गोल्डन पंख है। तुम गोल्डन पंख को लेकर इस विशाल कैप्लर यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हो और इस विशाल कैप्लर यूनिवर्स को समझ सकते हो। कपिलाचार्य की बात सुनकर विराज ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कपिलाचार्य से कहा, आपके सानिध्य में गोल्डन पंख अपनी सच्ची विरासत को प्राप्त कर सका। लेकिन मुझे एक चिंता लगातार सता रही है। गोल्डन पंख के पास स्वर्गीय ज्वाला आ चुकी है, साथ ही अविश्वसनीय शक्तियां भी आ चुकी है। लेकिन अंत में ये गोल्डन पंख की ही शक्तियां है। गोल्डन पंख की इस स्वर्गीय ज्वाला से आकर्षित होकर बड़े बड़े योद्धा मुझे मारकर गोल्डन पंख को हासिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में मेरा उनसे बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मुझे अपने मार्शल स्तर को बढ़ाने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। विराज की बात पर कपिलाचार्य ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो शांत मन से विराज की बातों पर विचार करने लगे। धीरे धीरे उन्हें विराज से काफी ज्यादा लगाव होता जा रहा था। जब वह पहली बार विराज से मिले थे तो विराज गोल्डन पंख को पाकर भी एकदम शांत था। विराज के अंदर इस बात का हल्का सा भी अहंकार नहीं था कि उसने एक महान दैत्याकार जानवर के साथ इतनी कम उम्र में आत्मा का संबंध स्थापित कर लिया था। अब क्योंकि गोल्डन पंख प्रहलाद प्रजाति में रूपांतरित हो चुका था, इससे उसकी शक्ति में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी थी। ऐसे में विराज की बात सही थी कि कैप्लर यूनिवर्स के योद्धा बड़ी संख्या में गोल्डन पंख को हासिल करने की कोशिश करेंगे। इससे विराज के ऊपर भारी मुसीबत आने वाली थी। इसी वजह से कपिलाचार्य को समझ आ रहा था कि गोल्डन पंख के इस नए अवतार को देखकर भी विराज क्यों उत्साहित नहीं हो पा रहा था। इससे कपिलाचार्य ये भी समझ रहे थे कि विराज एक प्रौढ़ सोच रखने वाला लड़का है जो दूर तक देखने की योग्यता रखता है। वह सफलताओं की चमक के पीछे छिपे खतरों को अनदेखा नहीं करता। इससे कपिलाचार्य की नजरों में भविष्य में विराज के
महान ऊंचाइयों को छूने की संभावना कई ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ देर तक इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार करने के बाद कपिलाचार्य ने कहा, बेटे विराज, गोल्डन पंख का रूपांतरण बस पूरा होने ही वाला है। ऐसे में मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ बताना चाहिए। कपिलाचार्य की बात सुनकर विराज का दिल जोर से धड़क गया और उसने कहा, ज्येष्ठ आचार्य कृपया कहिए। कपिलाचार्य ने गोल्डन पंख की ओर इशारा करते हुए कहा, जो कि इस समय रूपांतरण के जबरदस्त प्रक्रिया से गुजर रहा था। ये मामला गोल्डन पंख से जुड़ा है। प्रहलाद प्रजाति की सारी दुनिया में काफी ज्यादा मांग है। इन परिस्थितियों में मैं तुम्हें ये सलाह देना चाहूंगा कि तुम गोल्डन पंख को अभी भयमुक्त अमर संस्थान में ही रहने दो। एक बार जब तुम जीवन रस अमृत स्तर को प्राप्त कर लो तो यहाँ आकर गोल्डन पंख को ले जाना और फिर तुम गोल्डन पंख के साथ दुनिया की सैर पर निकल सकते हो। अगर तुम अभी गोल्डन पंख को लेकर जाना चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि गोल्डन पंख कभी भी नौ अधूरे संसार ज्वाला को प्रकट न करे, साथ ही अपनी असली पहचान को भी छुपा कर रखे। फिर भी इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई योद्धा या विशेषज्ञ गोल्डन पंख को न पहचान पाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कितनी ही लालची निगाहें गोल्डन पंख पर होगी, जो कि तुम्हारे लिए सच में एक बड़ा खतरा बन जाएगा और शायद तुम गोल्डन पंख को उन लोगों से बचा न सको। अपने लिए कपिलाचार्य के दिल में गहरी चिंता को देखकर विराज का दिल अंदर से खुश हो उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ज्येष्ठ कपिलाचार्य, मेरे लिए चिंता प्रकट करने के लिए धन्यवाद। मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। आपकी सलाह मेरे लिए काफी मायने रखती है। विराज की बात पर कपिलाचार्य ने जवाब दिया, तुम हमेशा से ही शांत रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा चिंता करने जरूरत नहीं है। मैं तो इस बात से चिंतित हूं कि शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये कितना ज्यादा शक्तिशाली है। इस वजह से मैंने तुम्हें सतर्क करना जरूरी समझा। विराज ने विनम्रता से जवाब दिया, आपको लगता है कि मैं ऐसा लड़का हूं जो नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत? मुझे अच्छे से मालूम है कि गोल्डन पंख को अपने साथ रखने पर मेरे ऊपर किस तरह की विपदा आ सकती है। क्या विराज कपिलाचार्य की बात मानकर गोल्डन पंख को भयमुक्त अमर संस्थान में ही छोड़ देगा या फिर अपने साथ लेकर कैप्लर यूनिवर्स में घूमने के लिए निकल जाएगा? विराज की बात सुनकर कपिलाचार्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह गोल्डन पंख की ओर देखने लगे। वह सही परिस्थिति का आकलन लगाने की कोशिश करने लगे। विराज भी गोल्डन पंख की ओर देखने लगा। उन्होंने महसूस किया कि गोल्डन पंख के पीछे बनने वाली धर्म मूर्ति में बड़े बदलाव हो रहे थे। धर्म मूर्ति के पीछे बनने वाली भयंकर 9 अधूरे संसार ज्वाला शांत हो चुकी थी और ये पहले की तरह उग्र नहीं थी। विराज चौकन्नी और बारीक निगाहों से गोल्डन पंख के अंदर उभर रहे हर परिवर्तन को बारीकी से समझने की कोशिश कर रहा था। उसी समय बम की एक तेज आवाज वहां चारों ओर गूंज गई। स्वर्ग और धरती के बीच में जोरदार तूफान के आने की आवाजें पैदा होना शुरू हो गई। आकाश जो पहले एकदम साफ था अचानक से काला पड़ने लगा। जल्दी ही आकाश में काले बादलों की पूरी फौज आ धमकी। आकाश में आए इन काले बादलों ने जल्दी ही गोल गोल घूमना शुरू कर दिया और एक विशालकाय और शक्तिशाली बवंडर गोल्डन पंख विराज के ऊपर आकाश में बनने लगा। धीरे धीरे वह बवंडर बहुत विशाल और गहरा हो गया। उन काले बादलों के बवंडर के बीच में चांदी के रंग की कितनी ही बिजलियां उठनी शुरू हो गई। धरती पर तेज तेज हवाएं चलने लगी। उस समय उस बवंडर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश ने गुस्से से भड़कते हुए अपना तीसरा नेत्र खोल दिया हो और अब सब कुछ खत्म कर देना चाहता हो। उसी समय फिर एक जोरदार आवाज आकाश में गूंजी, मानो आकाश फट पड़ा हो। बूम क्रैक। एक चांदी के रंग की बिजली जिसकी चौड़ाई बाल्टी की चौड़ाई जितनी होगी आकाश में बन रहे बवंडर के केंद्र से आकर सीधे गोल्डन पंख के ऊपर गिर पड़ी। उस बिजली के साथ आकाश से भयंकर दबाव भी आकर गोल्डन पंख पर गिर पड़ा।
उस बिजली का दबाव गोल्डन पंख पर इतना खतरनाक पड़ा कि गोल्डन पंख जमीन के अंदर कई इंच धंस गया। गोल्डन पंख के नीचे कई मीटर तक जमीन में मकड़ी के जाले की तरह हजारों दरारें आ गई। आकाश से आधमकी बिजली की इस आपदा को देखकर विराज और कपिलाचार्य दंग रह गए। कपिलाचार्य ने चौंकते हुए कहा, ये तो गरुड़ आपदा है। उन दोनों को ही इस तरह की घटनाओं की काफी जानकारी थी। विराज को उसके दिल में मौजूद तलवार मणि से लगातार जानकारी मिल रही थी, तो कपिलाचार्य को अपने पुराने विद्यार्थियों के छोड़े गए अनुभवों से ऐसी अफवाह थी कि जिस समय दैत्याकार जानवर अपने रूपांतरण की प्रक्रिया में होता था तो इससे एक भयंकर बिजली की आपदा का जन्म होता था। यदि दैत्याकार जानवर इस बिजली आपदा को सफलतापूर्वक झेल पाने में कामयाब हो जाता था तो ये इस तरह की घटना होती थी कि मानो मछली ने गरुड़ द्वार के पार छलांग लगाकर बादलों से होते हुए एक मुक्त दुनिया का हिस्सा बनने में सफलता पा ली हो। लेकिन यदि वह दैत्याकार जानवर इस आपदा को झेल नहीं पाता था तो हड्डियों समेत नष्ट हो जाता था, यानी कि उसकी हड्डियां तक भी नहीं बचती थी। इसी कारण से दैत्याकार जानवरों के रूपांतरण को सामान्य रूप से गरुड़ आपदा भी कहा जाता था। एक बार गरुड़ द्वार से बाहर निकल जाने पर दैत्याकार जीव नो स्वर्ग का स्वर्गीय गरुड़ बन जाता था और धरती और आकाश की बंदिशों से आजाद हो जाता था। मान्यताओं के अनुसार गरुड़ आपदा काफी ज्यादा शक्तिशाली होती थी और एक बार बनने के बाद धीरे धीरे इसकी शक्ति में इजाफा होता था। पिछले लंबे समय में इंसान ने जितनी भी गरुड़ आपदाओं को रिकॉर्ड किया था वह सभी मानवीय आपदाओं में सबसे ज्यादा विनाशी प्रवृत्ति की होती थी। गोल्डन पंख के सिर पर आकर गिरने वाली बिजली की पहली धारा तो बाल्टी जितनी ही पतली थी। ये सोचते सोचते विराज सोचने लगा, आगे चलकर गोल्डन पंख पर कितनी शक्तिशाली बिजली की धाराएं गिरने वाली हैं। गरुड़ आपदा की भयंकरता को भांपकर कपिलाचार्य विराज को लेकर कई किलोमीटर दूर चले आए और वहां से खड़े होकर गोल्डन पंख पर गिरती गरुड़ आपदा को देखते हुए बोले, मुझे लग रहा है कि अगला वार झेलना गोल्डन पंख के लिए मुश्किल होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि गरुड़ आपदा को सिर्फ उसी को झेलनी होती है जिसके ऊपर गरुड़ आपदा उपस्थित होती है। अगर कोई बाहरी इंसान बीच बचाव करने की कोशिश करता है तो न सिर्फ दैत्याकार जानवर रूपांतरण की अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाता, साथ ही इससे ज्यादा भयंकर आपदा का जनन हो जाता है और ये ज्यादा भयंकर आपदा उस इंसान को मार देती है जिसने इस प्रक्रिया में बीच बचाव करने की कोशिश की थी। कपिलाचार्य जिस समय बोल रहे थे उसी समय गोल्डन पंख के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। अचानक से गोल्डन पंख का सच्चा रूप प्रकट हो गया। गोल्डन पंख का आकार तेजी से बढ़ने लगा। जल्दी ही गोल्डन पंख के शरीर ने आकाश को समा लिया और सूरज को ढक लिया। उसके शरीर से बैंगनी रंग की 9 अधूरे संसार ज्वाला निकल रही थी। आकाश में चमकती बिजली सारे आकाश को नष्ट करने पर आमादा थी, मानो शरीर के अंदर मौजूद आत्मा तक को निगल जाने के लिए बेचैन हो रही हो। अगले ही पल वह आपदा बिजली फिर से गोल्डन पंख के ऊपर आकर गिरी। आपदा बिजली के शरीर पर गिरते ही गोल्डन पंख की आभा नष्ट होने लगी, लेकिन जल्दी ही गोल्डन पंख की आभा ने उस बिजली को संभाल लिया और गोल्डन पंख का उस बिजली से कुछ नहीं बिगड़ा। ये देखकर विराज और कपिलाचार्य ने राहत की सांस ली। जिस समय काले बादलों से दूसरी बार बिजली नीचे गिरी तो उन काले बादलों के नीचे एक चमकती हुई शक्तिशाली बिजली की परत बन चुकी थी। उस परत की वजह से काले बादलों की बीच से गिरी बिजली का प्रभाव कम हो गया था। ये देखकर कपिलाचार्य ने चौंकते हुए कहा, बिजली आपदा अपने स्वरूप में परिवर्तन कर रही है। विराज और कपिलाचार्य दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वह बिजली महान स्वर्गीय बिजली थी जो कि उस समय पैदा होती थी जब मार्शियल मोनार्क स्तर का योद्धा संत स्तर में प्रवेश करता था। कुछ जीनियस योद्धा जीवनरस अमृत स्तर को पाने के दौरान भी इस महान स्वर्गीय बिजली आपदा को पैदा कर पाते थे। इसके अलावा बाकी किसी में भी इस महान स्वर्गीय बिजली आपदा को लाने की शक्ति नहीं होती थी और इस समय ये महान स्वर्गीय बिजली आपदा गोल्डन पंख के सिर के ऊपर आकाश में मंडरा रही थी।
ये देखकर कपिलाचार्य ने कहा, इस शक्तिशाली महान स्वर्गीय बिजली आपदा को झेल पाना गोल्डन पंख के लिए किसी भी हाल में मुमकिन नहीं होने वाला। ऐसा लगता है कि जो भी जीव पुनर्जन्म के 6 मार्ग में पैदा होता है और कैप्लर यूनिवर्स के अंदर पुनर्जन्म लेने की कोशिश करता है तो उसे कैप्लर यूनिवर्स का अभिशाप झेलना ही होता है। इस समय शायद गोल्डन पंख पुनर्जन्म ले रहा है, इसलिए इसे कैप्लर यूनिवर्स का अभिशाप झेलना पड़ रहा है। ऐसा कहकर कपिलाचार्य की आंखें झूक गई और उन्होंने निराशा से भरकर कहा, काफी समय पहले पुनर्जन्म के 6 मार्ग कैप्लर यूनिवर्स का ही एक हिस्सा था। इसके बाद किसी विशेष घटना के चलते पुनर्जन्म के 6 मार्ग कैप्लर यूनिवर्स से अलग हो गया। इस वजह से कैप्लर यूनिवर्स ने पुनर्जन्म के 6 मार्ग की हर चीज का परित्याग कर दिया और क्योंकि प्रहलाद प्रजाति पुनर्जन्म के 6 मार्ग से आती है और गोल्डन पंख ने इसी प्रजाति में रूपांतरण किया है, तो इसी वजह से कैप्लर का अभिशाप उत्पन्न हो गया है। कपिलाचार्य के अपनी बात कहने के बाद वहां पर कुछ समय के लिए पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। वह दोनों ही अच्छे से जानते थे कि कैप्लर यूनिवर्स का अभिशाप क्या बला थी। भले ही प्रहलाद जीव बेहद शक्तिशाली होता था, लेकिन कैप्लर यूनिवर्स के अभिशाप से जिंदा बच पाना उसके लिए संभव नहीं था। कपिलाचार्य ने क्षोभ प्रकट करते हुए कहा, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं गोल्डन पंख को कभी भी उसके मार्शल स्तर को दबाने की सलाह नहीं देता और न ही गोल्डन पंख प्रहलाद में परिवर्तित होता। गोल्डन पंख अपने स्तरों को बढ़ाते हुए दानव जीवनरस अमृत स्तर तक पहुंच जाता। उस समय गोल्डन पंख की लड़ाई करने की क्षमता दानव जीवनरस अमृत स्तर के योद्धा जितनी हो जाती। लेकिन मेरे लालच की वजह से कि मैं गोल्डन पंख को इससे भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता था, आज गोल्डन पंख मौत की दहलीज पर खड़ा है। उस महान स्वर्गीय बिजली आपदा को देखकर कपिलाचार्य पश्चाताप महसूस कर रहे थे। कपिलाचार्य की बात सुनकर विराज ने कहा, ज्येष्ठ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अगर गोल्डन पंख ने दैत्याकार जानवर उद्धव गोली को नहीं निगला होता तो ये सब कुछ नहीं होता। ऐसा कहने के बाद विराज गोल्डन पंख की ओर देखने लगा और चुप हो गया। उसी समय एक भयंकर बिजली आकाश से आकर स्वर्गीय क्षमता के साथ गोल्डन पंख की ओर बढ़ चली। ये देखकर गोल्डन पंख के चेहरे पर खौफ उतर आया और उसके शरीर से कातिलाना आभा निकलने लगी। 9 अधूरे संसार ज्वाला आग की धारा में बदल गई और चारों दिशाओं में फैल गई और गोल्डन पंख और उस स्वर्गीय बिजली के बीच में ज्यादा से ज्यादा परतें बनाने लगी ताकि गोल्डन पंख को उस महान स्वर्गीय बिजली के प्रहार से बचा सके। जैसे ही महान स्वर्गीय बिजली का प्रहार उन 9 अधूरे संसार ज्वाला की परतों पर पड़ा तो ज्वाला की परतों ने उस महान स्वर्गीय बिजली को पूरा सोख लिया, बिना कोई नुकसान पहुंचाए। हालांकि ये देखने के बाद भी विराज और कपिलाचार्य के चेहरे पर तनाव की एक भी रेखा कम नहीं हुई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अभी सबसे मुश्किल समय आना बाकी था। गरुड़ आपदा में कुल मिलाकर बिजली आपदा की 9 धाराएं आती थी। हर धारा अपनी पिछली धारा से कई ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होती थी। ऐसे में अगली धारा कितनी ज्यादा शक्तिशाली होने वाली थी, इसका आकलन कोई नहीं कर सकता था। बिजली आपदा से निकली बिजली के ज्वाला परतों पर गिरकर समाप्त होने के बाद आकाश में मंडरा रहे काले बादल फिर से गोल गोल घूमने लगे। माहौल फिर से डरावना होने लगा। उसी समय उस बवंडर में से कुछ निकला जिसके होने मात्र से मौत भी डरकर छिप जाए। आकाश में काले बादलों का समूह तेज रफ्तार से गोल गोल घूमने लगा। उसी समय विशालकाय काले बादलों के बवंडर के केंद्र से अजगर के आकार की बिजली बाहर निकली और गोल्डन पंख की ओर चल पड़ी। उस बिजली के अजगर ने अपना मुंह गोल्डन पंख को निगलने के लिए खोल लिया। बिजली अजगर का आकार धरती से लेकर स्वर्ग तक होने के कारण बेहद विशाल था। विराज और कपिलाचार्य ने जब बिजली अजगर को गोल्डन पंख की ओर बढ़ते देखा तो वह दोनों सुन्न खड़े रह गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए, आंखें फैल गई और मुंह खुला का खुला रह गया। बिजली अजगर गरुड़ आपदा की तीसरी लहर थी जिसकी भयंकर शक्ति दिल दहला देने वाली थी।
विराज और कपिलाचार्य मन ही मन यही सोच रहे थे कि क्या गोल्डन पंख इस विकराल शक्ति को अपने ऊपर झेल पाएगा या नहीं। विराज को अचानक से तलवार मणि से मिली कुछ जानकारी याद आने लगी। उसने तुरंत तलवार मणि के साथ संवाद शुरू कर दिया। ऐसा होते ही तलवार सार की कितनी ही किस्में विराज के दिल में उठने लगी। तलवार मणि से बड़ी मात्रा में सूचनाओं का प्रवाह होने लगा। सूचनाओं के इस तीव्र और विस्फोटक प्रभाव से विराज को चक्कर आने लगे। ये पहली बार था जब विराज ने अपनी दिल में बसी तलवार मणि के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की थी। क्या गोल्डन पंख केपलर यूनिवर्स के अभिशाप और गरुड़ आपदा से खुद को बचा पाएगा? क्या विराज और कपिलाचार्य बेबस और लाचार होकर गोल्डन पंख को केपलर यूनिवर्स के अभिशाप और गरुड़ आपदा से मरता हुआ देखेंगे?